नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है। इस बात की जानकारी आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। विदेश सचिव ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर संवेदना जताई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन भी जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से साफ कहा कि इस पूरी घटना के दौरान भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ने संघर्ष विराम किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत किसी अन्य देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। भारत और कनाडा के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और मानवता के कल्याण के लिए हमेशा से समर्पित रहा है। ऐसे में दोनों देश मिलकर प्रगति करते रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक हित के लिए उपयोगी और सार्थक पहल को नई दिशा और स्वरूप को कार्यान्वित करने का G7 के पास अवसर है। प्रधानमंत्री ने मानवता के कल्याण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता जताई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी का G7 सम्मेलन में आने पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि कनाडा और भारत के प्रधानमंत्री ने आपसी मुलाकात में साझा व लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को एक बार फिर से स्थापित करने को लेकर सहमति बनी है। साथ ही व्यापारिक संबंध भी पुनर्स्थापित होंगे। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में काफी लाभदायक बताया। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात भी G7 सम्मेलन के इतर हुई। दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों को लेकर बातचीत की। कनाडा के कैनानेस्किस में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को लेकर चर्चा हुई। अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ये मुलाकात 51वें G7 सम्मेलन से इतर हुई। राष्ट्रपति जीलेजे म्यांग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, भारत और कोरिया गणराज्य वाणिज्य, निवेश, तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और जहाज निर्माण के साथ अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म, कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात G7 सम्मेलन से इतर हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हितों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। 51वें G7 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री ने मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबाउम पार्डो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत मैक्सिको के बीच कृषि, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल, स्वास्थ्य सहित अनेक क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि वैश्विक प्रगति के लिए साथ, वैश्विक चुनौतियों, साझा आकांक्षाओं और बेहतर दुनिया के लिए G7 नेताओं का सार्थक विचार विमर्श हुआ। 3 देशों की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी आज क्रोएशिया की यात्रा पर है, जो ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। जाग्रेब में होने वाली बैठकें केवल पारंपरिक द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि एक साफ संकेत भी होंगी कि यूरोप में भारत के विस्तारित दृष्टिकोण में क्रोएशिया की क्या भूमिका है। भारत और यूरोपीय संघ जब एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब क्रोएशिया जैसे साझेदारों के साथ सहयोग रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान क्रोएशिया प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी की राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच के साथ मुलाकात भी होनी है। आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में बात करते हुए क्रोएशिया में भारत के राजदूत अरुण गोयल ने कहा कि क्रोएशिया खुद भी उग्रवाद और आतंकवाद का सामना कर चुका है और वो भारत की सुरक्षा चिंताओं को गहराई से समझता है। 29 मई से 12 जून 2025 तक आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के सफल समापन पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उत्पादन के क्षेत्र में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों और वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर किसानों से सीधा संवाद किया। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006.40 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि देवभूमि में संकट से निपटने तथा आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता आपदा पीड़ित नागरिकों को महत्वपूर्ण संबल है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ग्रेहाउंड्स फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है। ग्रेहाउंड्स के जवानों ने नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर सहित 3 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में भारतीय वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल तथा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में व्यापक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय समेत मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रित सैन्य कार्रवाई को लेकर व्यापक बातचीत की गई। एक्सियोम मिशन 4 के प्रक्षेपण में एक बार फिर देरी होगी। मिशन अब पहले से तय 19 जून को लॉन्च नहीं होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्सियोम मिशन को लेकर एक्स पर लिखा, मॉड्यूल फिटनेस, चालक दल के स्वास्थ्य, मौसम आदि सहित प्रमुख मापदंडों का आकलन करने के बाद एक्सियोम स्पेस ने संकेत दिया है कि एक्सियोम 4 मिशन की अगली संभावित लॉन्च तिथि 22 जून 2025 हो सकती है। गुजरात के बोटाद में करियानी गांव के पास एक गाड़ी बह गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन वडोदरा के टीम कमांडर इंस्पेक्टर विनय कुमार भाटी ने दुर्घटना की जानकारी देते हुए कहा कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है और लापता लोगों की तलाश भी कर रही है।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में थाना मंझनपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बड़ी गिरफ्तारी की है। पुलिस और एसटीएफ टीम ने पेपर लीक करने वाले गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। एसपी राजेश कुमार सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 18 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में कई अहम फैसलों का मंथन जारी है। आज गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पणजी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवा सरकार के गृह विभाग की ओर से आयोजित गोवा क्रांति दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी दिल्ली में योग शिविर का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शाहदरा चुंगी फ्लाईओवर से एक पिकअप वैन मॉर्निंग वॉक के बाद नीचे बैठे हुए लोगों पर गिर गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाने वाले सभी रास्तों को यात्रा के दौरान नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। एक आदेश के अनुसार 1 जुलाई से 10 अगस्त तक पहलगाम और बालटाल सहित अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों पर यूएवी ड्रोन और गुब्बारों सहित सभी प्रकार की उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शिरकत करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण आज से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के ला कैलेवरी में आयोजित किया जा रहा है। बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया है। हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने सबसे पहले राज्य के पूर्वी जिलों में दस्तक दी है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश के अलग अलग जिलों में 14 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग झुलस गए हैं। प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों ने मंगलवार को राहत की सांस ली। मंगलवार दोपहर में शुरू हुई बारिश रात तक होती रही, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट आई और मौसम भी सुहावना हो गया। आगरा में भी मौसम सुहावना हुआ। ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए बेहद अनुकूल ये मौसम हो गया। मुंबई में भी झमाझम बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कई स्थानों पर जलभराव की समस्या भी देखी गई है। आज भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुले, लेकिन शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर में खरीदारी के चलते जल्द ही हरे निशान में आ गए। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड प्लांट में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 1 दशक में भारतीय रेलवे में बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले भारतीय रेलवे का वार्षिक बजट 24,000 से 25,000 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर अब 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल की बुआई का क्षेत्र इस साल बढ़कर अब तक 89.29 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 87.81 लाख हेक्टेयर था। HSBC ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत इस साल की तीसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए एक उज्ज्वल स्थान बना रहेगा, जिसे मजबूत घरेलू उपभोग, अनुकूल व्यापार, गतिशीलता और सहायक मौद्रिक नीति का समर्थन प्राप्त है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2025 में 6.2% की दर से बढ़ने का है अनुमान, जिससे ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी। केंद्र सरकार की जानकारी के अनुसार देश में कल्याणकारी योजनाओं ने 50 लाख से अधिक श्रमिकों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि लक्षित योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करती है, साथ ही सरकार के सबका साथ सबका विकास दृष्टिकोण को भी क्रियान्वित करती है।
कोयला मंत्रालय के अनुसार सरकार ने कमर्शियल माइनिंग शुरू करने के लिए आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कोयला मंत्रालय ने अपनी 200वीं कोयला खदान का आवंटन किया। कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण ने कमर्शियल कोल ब्लॉकों की नीलामी के 12वें दौर के लिए बोलियां भी पेश की, जिसमें 11 कोयला ब्लॉकों के लिए ऑनलाइन और फिजिकली 41 बोलियां प्राप्त हुई हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। गूगल ने सेफर विद गूगल इंडिया समिट के दौरान अपने नए सुरक्षा चार्टर का अनावरण किया। इससे भारत के डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। भारत में गूगल पे ने संभावित धोखाधड़ी के बारे में यूजर्स को चेतावनी देने के लिए 4.1 करोड़ से ज्यादा अलर्ट भेजे। इसने अकेले 2024 में 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद की है। मई में भारतीय फार्मा बाजार में सालाना आधार पर 6.9% की वृद्धि हुई, जो कार्डियक, रेस्पिरेटरी और एंटी डायबिटीज थेरेपी में मजबूत प्रदर्शन के कारण दर्ज की गई। मई में भारतीय कंपनियों की वृद्धि दर 6.6% रही, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वृद्धि दर 8.4% रही। सेबी ने IIFL सिक्योरिटीज के पूर्व निदेशक संजीव भसीन और 11 अन्य लोगों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया है। सेबी ने ये कार्रवाई टीवी चैनलों और सोशल मीडिया मंचों पर स्टॉक संबंधी सुझाव देने से जुड़े मामले में शेयरों की हेराफेरी में शामिल होने पर की। साथ ही 11.37 करोड़ की अवैध ढंग से अर्जित आय भी लौटाने के निर्देश दिए हैं। खुदरा कारोबार से जुड़ी विशाल मेगामार्ट की प्रवर्तक इकाइयों में से एक समयत सर्विसेज LLP ने खुले बाजार लेन देन के जरिए कंपनी में 19.6% हिस्सेदारी 10,220.40 करोड़ रुपए में बेची। मत्स्य पालन विभाग ने हिमाचल प्रदेश के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने पर 16 जून से 15 अगस्त तक 2 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने प्रतिबंधित श्रेणी के तहत प्रतिवर्ष 25,000 टन तक फार्मा ग्रेड चीनी के निर्यात की अनुमति दी। यह अनुमति केवल वास्तविक दवा निर्यातकों को दी जाएगी। बिहार के 6 और शहरों को मिलेगी एयर कनेक्टिविटी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस मामले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की अगुवाई वाली कंपनी स्पेसएक्स की CEO ग्वेन शॉर्टवेल संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिली और मुलाकात की। ओला ने ड्राइवर पार्टनर्स के लिए बड़ा फैसला लिया। पूरे देश में ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। इस फैसले से 10 लाख से ज्यादा ड्राइवर अपनी पूरी कमाई रख पाएंगे। ओला का कहना है कि ड्राइवर पार्टनर्स अपनी कमाई पर पूरा नियंत्रण देने से देश भर में एक मजबूत और टिकाऊ सवारी कारोबार नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी। ईरान और इजरायल में आज छठे दिन संघर्ष और तेज हुआ। इजरायली सेना ने कहा कि आज तड़के ईरान की तरफ से मिसाइलों से हमले किए गए।
इस बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल पर नवीनतम हमले के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने का दावा किया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में कहा कि फतेह 1 मिसाइलों का उपयोग करते हुए गर्वित ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 की 11वीं लहर चलाई गई, जिसमें दावा किया गया कि ईरानी बलों ने कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। ईरान और इजरायल के बीच जारी टकराव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के ठिकाने की सटीक जानकारी रखता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान के पास अच्छे ट्रैकिंग सिस्टम और रक्षात्मक उपकरण हैं, लेकिन अमेरिकी तकनीक की कोई तुलना नहीं। यूएसए जैसा कोई नहीं कर सकता। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास सुरक्षा चिंताओं की वजह से शुक्रवार तक बंद रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला इजरायली सेना आईडीएफ की होम फ्रंट कमांड की सलाह के आधार पर लिया गया है। यरूशलेम और तेल अवीव में कांसुलर सेवाएं भी बंद रहेंगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी नागरिकों को इजरायल से निकालने के लिए कोई मदद उपलब्ध नहीं है। गाजा में ट्रक से सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायली टैंकों से गोलीबारी की गई। इसमें 59 लोगों की मौत, 221 लोग घायल। कोलंबिया की सीनेट ने राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के साथ तनाव के बीच एक श्रम सुधार बिल को मंजूरी दी है। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज, डॉली पार्टन, डेबी एलन और रियान थॉमस को 16 नवंबर को गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में मानद ऑस्कर से किया जाएगा सम्मानित। भारत के युवा तीरंदाजों ने इतिहास रच दिया है। भारत के अंडर 21 महिला कंपाउंड टीम और मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने सिंगापुर में आयोजित एशिया कप स्टेज 2 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि वो अपना कार्यभार मैनेज करने के लिए भारत के टेस्ट कप्तान नहीं बने। उन्होंने कहा कि वो लंबी सीरीज के बीच ब्रेक लेना चाहते थे और उन्होंने बीसीसीआई को अपने फैसले से अवगत करा दिया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी स्मृति मंधाना आईसीसी वनडे रैंकिंग में फिर से नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। भारतीय महिला बल्लेबाज 2019 के बाद पहली बार शीर्ष पर पहुंची हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र के तहत श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मंगलवार से गॉल में शुरू। बांग्लादेश की ओर से नजमुल हुसैन शांतो और मुशफिकुर रहीम लगाएंगे शतक। तमिलनाडु 3 साल बाद WTA 250 टूर्नामेंट चेन्नई ओपन की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा तमिलनाडु टेनिस संघ ने की। भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी श्रीवल्ली भामिदीपति ने बिलीजियन किंग कप हॉट अवार्ड जीत लिया है। मानु शाह और दिया चिताले की जोड़ी ने WTT रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बना ली है। वह साथियान और मनिका के बाद शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली दूसरी भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बन गई है। शीर्ष वरीय कार्लोस अल्कराज ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। अल्कराज ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन को मात दी। शीर्ष वरीय यानिक सिनर ने हाल ओपन के अंतिम 16 में जगह बना ली है। सिनर ने स्थानीय फेवरेट यानिक हैफमैन को मात दी। सिनर फ्रेंच ओपन फाइनल के बाद अपना पहला मैच खेल रहे थे। सिनर का अगला मैच अलेक्जेंडर पुलबिक से होगा। पुलबिक ने ये इवेंट 2023 में जीता था। पुलबिक ने फ्रांस के अलेक्जेंडर म्यूलर को मात दी। अर्जेंटीना की टीम रिवर प्लेट ने क्लब विश्व कप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। रिवर प्लेट ने अपने पहले मैच में जापान की उरावा रेड डायमंड्स को 3-1 से मात दी। दक्षिण अफ्रीकी चैंपियंस
मैपेलोडी सनडाउंस ने क्लब विश्व कप में अपना पहला मैच जीतने में कामयाबी पाई। सनडाउंस ने दक्षिण कोरिया की उल्सान एचडी को 1-0 से मात दी। क्लब विश्व कप में मंगलवार को दक्षिण कोरिया की उल्सान और अफ्रीकन चैंपियंस लीग की उपविजेता सनडाउंस के बीच खेला गया मैच 1 घंटे देर से शुरू हुआ। आकाशीय बिजली के खतरे के चलते मैच शुरू होने में देरी हुई। जमैका के पूर्व ओलंपिक चैंपियन फर्राटा धावक और 15 बार के विश्व रिकॉर्ड धारक उसाइन बोल्ट को आधिकारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन घोषित किया गया। क्लब विश्व कप के ग्रुप एफ में ब्राजील के फ्लूमेनेंस और जर्मनी की बोरुसिया डॉर्टमंड ने गोल रहित ड्रॉ खेला। फ्लूमेनेंस ने गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन टीम इनका फायदा नहीं उठा सकी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।